राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 18वीं कहानी मंगल सिंह की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने जाना कि कहानी 1857 के सेटअप को ध्यान में रखकर लिखी गई है और ये वही साल है जिसे हम भारतीय 1857 विद्रोह के लिए भी जानते हैं। मंगल सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र दिखाया है और अपनी एक दोस्त एनी रसल के साथ टेम्स नदी के किनारे बैठकर उसे अपना जीवन परिचय देते हुए कहता है कि वे दरअसल बनारस के पास रामनगर रियासत का युवराज है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स की गलत नीतियों के कारण उनका राज्य हड़प लिया गया और अब उसकी मां को बनारस में ही एक गुमनामी का जीवन जीना पड़ रहा है। मंगल सिंह ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उनकी मां अभी भी हिंदू ही हैं। उसे हिंदू धर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो दरअसल ईसाई पादरिन के बताए अनुभवों के आधार पर है और अब उसे इस बात का मलाल होता है कि उसने क्यों इतने दिनों तक अपने आप को हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता से दूर रखा। उसे ये भी लगता है, वे एनी को बताता है कि उसकी मां ये सोचती है कि कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान वे रानी विक्टोरिया से मुलाकातें करता है और रानी विक्टोरिया से मिलकर अपना राज्य वापस लेने की कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेगा। इस पर एनी रसल हंसते हुए कहती हैं कि दरअसल तुम्हारे दोस्त तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, जो सामंतशाही के घोर दुश्मन हैं। अंततः वे कहती है कि कितने दिन और भारतीय अपने आप को विज्ञान से दूर रख सकेंगे। एक ना एक दिन तो अंग्रेज सस्ते माल के लालच में या कच्चे माल के लालच में इंडिया के अंदर ही इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे और तब भारतीय भी जो है विज्ञान के चमत्कार से अपने आप को दूर नहीं रख सकेंगे। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मार्क्स का कहना ठीक है, जब रेलों के बनाने और मरम्मत के लिए अंग्रेज पूंजीपति भारतीय कोयले लोहे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, तो कितने दिनों तक वहीं सस्ते में इन सामानों को तैयार करने से परहेज करेंगे। भारतीय दिमाग में साइंस के इन चमत्कारों को अपने सामने देखते हुए कब तक सोया रहेगा। अर्थात भारत में भी उद्योग धंधा और पूंजीवाद का फैलना लाजिमी है। जरूर अब इंग्लैंड में सामंतशाही जमींदारों की प्रभुता नहीं है एनी। हाँ जरूर, सुधार कानून विद इन ब्रैकेट 1832 ने इंग्लैंड के शासन की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में दे दी है। यह पूंजीपतियों के शासन रूढ़ होने की सूचना है वह कानून। तुम ही ठीक कह रही हो। चार्चिस्टों की सभाओं और पत्रों ने तुम पर असर किया है एनी। सभाओं के वक्त तो मुझे उतना होश न था, कुछ धूमिल सी स्मृति है। हाँ, चाचा और रसल जानते हैं मंत्रिमंडल में वे चार्चिस्टों के जबरदस्त दुश्मन थे। उनके मुंह से मैंने कितनी ही बार इस खतरनाक आंदोलन की बात सुनी है। एनी, क्या ये बात करते वक्त चचा वैसी ही बहादुरी वक्ता के रूप में दिखलाई पड़ते थे जितना कि वे 12-12 लाख जनता के हस्ताक्षरों से पेश की गई कम करों की साधारण मांगों को पार्लियामेंट में ठुकराते वक्त मालूम पड़ते थे? नहीं प्रिय, वे अब भी डरते हैं। यद्यपि प्रभु मसीह इस 1846वें साल में चार्टरवाद सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं डरेंगे यानी? सामंतों के राज्य को पूंजीपतियों बनियों ने जैसे ही खत्म कर अपना शासन शुरू किया, वैसे ही मजदूर भी इस थैली का राज्य खत्म करके ही छोड़ेंगे और मानवता का राज्य कायम करेंगे, जिनमें धनी गरीब छोटे बड़े काले घोड़े का भेद उठ जाएगा। और स्त्री पुरुष का भी मंगी। हाँ, स्त्रियां भी पुरुषों के जुल्मों की मारी हैं। हमारे यहाँ का सामंतवाद तो अभी हाल ही में सती के नाम पर लाखों औरतों को हर साल जलाता रहा है और अब भी जिस तरह मर्दों के मकड़ जाल जायदाद के अधिकार से वंचित हुए पुरुषों के जुल्म को सह रही हैं, वह मानवता के लिए कलंक है। हमारे यहाँ भी स्त्रियों को तुम स्वतंत्र समझते होगे, क्योंकि हमें पर्दे में बंद नहीं किया जाता। स्वतंत्र नहीं कहता एनी, सिर्फ यही कहता हूं कि तुम अपनी भारतीय बहनों से बेहतर अवस्था में हो। भारतीय बहनें सती कौन होती थी? हिंदू धर्म में यह प्रथा थी और ब्राह्मण जो है अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं हिंदू धर्म का, और ये लोग अपने आप को अंग्रेजों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम सभी तो आर्य नस्ल के हैं और एक ही जैसे हैं। इसीलिए भारतीय बहनों का जिक्र यहाँ पर है। वैसे ये सारा डिस्कोर्स पिछले एपिसोड में हम कर चुके हैं।
गुलामी में बेहतर और बदतर क्या होता है मंगी? हमारे लिए पार्लियामेंट में वोट का भी अधिकार नहीं है। बड़े बड़े शिक्षालयों में दिल्ली के भीतर हम पैर नहीं रख सकती। हम कमर को कसकर मुट्ठी भर का बना 60 गज के घाघरे को जमीन में सोहराते सिर्फ पुरुषों के वास्ते तितली बनने के लिए हैं। वैसे इन सब डिस्कोर्स को जानने के लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। वे इसी चीज के ऊपर बनी है। अच्छा, तो मार्क्स ने ये आशा दिखलाई कि भारत में उद्योग धंधे और पूंजीवाद का प्रसार होगा, जिसके कारण एक और लोगों में साहस का अधिकाधिक प्रचार और प्रयोग होगा, दूसरी ओर वहां भी गांव में बिखरे बेकार किसानों और कारीगरों को कारखाने में इकट्ठा किया जाएगा। फिर वे अपनी मजदूर सभाएं कायम कर लड़ना सीखेंगे और फिर साम्यवाद का झंडा ले इंग्लैंड के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला मानव स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे और दुनिया को पूंजीपतियों की गुलामी से मुक्त कर समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव का राज्य स्थापित करेंगे। किंतु यह तो सैकड़ों साल की बात है मंगी। साथ ही मार्क्स का कहना है कि यद्यपि अंग्रेजों ने साइंस की देन कल कारखानों से भारतीय को वंचित रखा है, किंतु साथ ही साइंस की दूसरी देन युद्ध के अधिकारों से भारतीय सैनिकों को हथियार बंद किया है। यही भारतीय सैनिक भारत की स्वतंत्रता को लौटाने में भारी सहायक साबित होंगे। तो यहाँ पर बार बार सारा दोष जो है वो अंग्रेजों को उन्होंने दिया है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने इंटेंशनली साइंस से दूर रखा है, विज्ञान से दूर रखा है, जबकि असल बात कुछ और ही है। हिंदू हमेशा से मानते रहे हैं कि उनके वेद पुराणों से ही सारी साइंस और टेक्नोलॉजी निकली है, हालांकि उन्होंने खुद कभी कोई आविष्कार नहीं किया है। तो दूसरे को दोष देना बेमानी है। क्या ये नजदीक का समय हो सकता है? नजदीक नहीं है, नहीं, वह समय आ गया है। अखबारों में पढ़ा ना 7 फरवरी विद इन ब्रैकेट 1846 ईस्वी को अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। हाँ, और बेईमानी से, बेईमानी और ईमानदारी हमें बहस नहीं करनी है। अंग्रेज व्यापारियों ने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया, किंतु अनजाने भी उन्होंने हमारी भलाई के कितने ही ठोस काम किए हैं। उन्होंने ग्राम प्रजातंत्रों को तोड़ विस्तृत देश को हमारे सामने रखा। उन्होंने अपने रेलों, तारों, जहाजों से हमारी कूप मंडुकता को तोड़ विशाल जगत के साथ हमारा नाता स्थापित किया। अवध का दखल करना कुछ रंग लाएगा और मैं इसी प्रतीक्षा करता था। एनी मार्क्स के शिष्य से और क्या आशा की जा सकती है? तो बार बार अपनी ही कई बातों में विरोधाभास प्रकट करते हैं। एक पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इंटेंशनली भारतीयों को जो है वो विज्ञान से दूर रखा है, और फिर दूसरी पैराग्राफ में तुरंत कह रहे हैं कि दरअसल अंग्रेजों ने अनजाने में हमारा भला कर दिया है, डाककार विभाग खोल दिए हैं और रेल की पटरियां बिछा दी हैं, रेल के इंजन से हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बिजली से हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अपनी ही बातों में लगातार विरोधाभास प्रकट करते चल रहे हैं। ये नहीं जानते या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब इसके दूसरे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। गंगा का प्रशांत तट फिर अशांत होना चाहता है। बिठूर के विशाल महल में पेशवा का उत्तराधिकारी तख्त ही नहीं, पेंशन से वंचित नाना विद इन ब्रैकेट छोटा अवध के अंग्रेजों के ताजा शिकार होने के वक्त से ही ज्यादा सक्रिय हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी मेंशन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मलाल तो इस बात का था कि राज्य हड़पा तो हड़पा, पेंशन भी हड़प ली गई। तो ये लोग अपनी पेंशन के लिए कितना लड़ जाया करते थे, पूरा आंदोलन खड़ा कर लिया करते थे। और आजकल जब पेंशन खत्म कर दी जा रही है सरकारी मुलाजिमों की, तो कोई आंदोलन नहीं है। इतिहास इसीलिए भी पढ़ना जरूरी है कि उससे कई सारी चीजों का सबक हमें मिलता है। भगत सिंह ने भी यही कहा है कि जरूरी नहीं कि आगे भविष्य में वैसी ही घटना हो जैसी आज हो रही है, लेकिन इतिहास का लेखन फिर भी जरूरी है ताकि हमें ये तो पता रहे कि हमें बढ़ना किस डायरेक्शन में है और कैसे। उसके आदमी अपने जैसे दूसरे पदच्युत सामंतों के पास रात दिन दौड़ लगा रहे हैं। उनके सौभाग्य से अंग्रेज एक और गलती कर बैठे, और वह गलती नहीं बल्कि नित नए होने वाले जगत में जाने का काम था। उन्होंने पहले की टोपी गोली वाली बंदूकों की जगह उनसे ज्यादा जोरदार कारतूसी बंदूकों, इस डिस्कोर्स को जरा ध्यान से सुनिए, जोरदार कारतूसी बंदूकों को अपनी फौजों में बांटा।
इन कारतूसों को भरते वक्त दांत से काटना पड़ता। अंग्रेजों के दूरदर्शी दुश्मनों ने इससे फायदा उठाया, कोट अनकोट फायदा उठाया। उन्होंने हल्ला किया कि कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी है। जानबूझकर अंग्रेज इन कारतूसों को सिपाहियों को दांत से काटने के लिए दे रहे हैं, जिनमें कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का धर्म उठ जाए और सब क्रिस्तान बन जाएं। मतलब ये जो गाय और सुअर की चर्बी मिलाने वाले कारतूस की बात है, ये सरासर झूठी है। ऐसी हवा उड़ाई गई, मतलब झूठी जब कहानियां बनी जाती हैं तो उससे जब फ्रांस की क्रांति हो सकती है, तो यहाँ 1857 की क्रांति हो गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। झूठ पर टिकी हुई थी यह क्रांति, इसलिए सफल नहीं हो सकी। आगे सुनिए। काशीराज चेत सिंह के पौत्र मंगल सिंह का नाम बिजली की भांति सैनिकों में काम करता ये मंगल सिंह जानता था, किंतु उसने कभी इस रहस्य को खुलने नहीं दिया। मतलब उसने कभी अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि मंगल सिंह का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है बाकी सैनिकों के ऊपर। नाना और दूसरे विद्रोही नेता उसके बारे में इतना ही जानते थे कि वे अंग्रेजी शासन का जबरदस्त दुश्मन है। उसने विलायत में जाकर अंग्रेजों की विद्या खूब पढ़ी है, उनकी राजनीति का अच्छा जानकार है। विलायत में रहने के कारण उसका धर्म चला गया है, यद्यपि वे क्रिस्तानी धर्म को नहीं मानता। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि मंगल सिंह खुद अपनी आत्मकथा जब बताता है एनी रसल को, तो वह कहता है कि उसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसकी माँ आज भी हिंदू ही है और उसे इस बात का खासा मलाल है और अब वे हिंदुत्व में वापस लौटना चाहता है। और यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ऐसा इतिहास बता रहे हैं जो शायद कभी था ही नहीं। मंगल सिंह जो है वो विदेश पढ़ने गया है और विदेश से पढ़कर आ रहा है। मंगल पांडे के ऊपर जो बनी फिल्म है या जो जितना भी इतिहास का लेखा जोखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मंगल सिंह को विद्रोही नेताओं के हार्दिक भावों को समझने में देर नहीं हुई। उसने देखा कि पदच्युत सामंत अपने अपने अधिकार को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए सबके अकेले शत्रु अंग्रेजों को एक होकर देश से निकाल बाहर करना चाहते हैं। उनके लिए जान देने वाले सिपाही उनकी नजर में शतरंज के मोहरों से बढ़कर कोई हैसियत नहीं रखते थे। सिर्फ अंग्रेजों के लिए क्या, मुगलों के लिए भी नहीं रखते थे और हिंदू राजाओं के लिए भी उनके सैनिक कोई अहमियत नहीं रखते थे। वे सिर्फ राजा की तरफ से लड़ते थे, इसीलिए उन्हें तैयार किया जाता था। सिपाही धर्म जाने के डर से उत्तेजित हुए और शायद कारतूस की चर्बी को मुंह से काटने से बचा दिए गए होते तो कंपनी बहादुर की जय जयकार वह अनंत काल तक मानते, उसके लिए अपनी गर्दनों को कटाते रहते। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया जब हमने पढ़ी तो कैथरीन मेयो ने इस बात का जिक्र किया था कि 1857 के विद्रोह के बाद रानी विक्टोरिया ने यह सख्त निर्देश दिया था कि भारत में धर्म को लेकर कोई भी चीज ऐसी ना की जाए जिससे लोग जो है वो आंदोलित हो सकें। और यहां पर राहुल सांकृत्यायन भी उस बात को सेकंड कर रहे हैं कि यदि अंग्रेजों को मालूम होता कि इतना बड़ा धार्मिक आंदोलन हो जाएगा इससे, तब वह इन कारतूसों के इस्तेमाल पर ही रोक लगा देते, या हो सकता है सिपाहियों के सामने सही तस्वीर पेश करते कि कारतूसों में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर एक बात और है, इस पुस्तक में ही हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदू जो है वो बछड़े का मांस और सुअर का मांस बड़े चाव से खाते थे और घोड़े का भी मिला लीजिए। तो ऐसे कारतूसों से उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी हो, क्योंकि ये तो उनके खान पान का हिस्सा था। बाकी मुस्लिम इसको किस तरह लेंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन सब बातों में के बारे में, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने इसी पुस्तक में इन सब चीजों का जिक्र किया है कि बछड़ा, सुअर और घोड़े का मांस आर्य या ब्राह्मण बड़े चाव से खाते थे। फिर धीरे धीरे बुद्ध काल में जाकर इस पर रोक लगी गाय के मांस पर, क्योंकि गाय को बुद्ध जो है एक उपयोगी पशु मानते थे। और उसके लिए मैंने धर्मांतरण का भी एग्जाम्पल कोट किया था। कौन सा, ये अब आप पिछले के एपिसोड्स में जाकर सुनेंगे। चलिए,
और हिंदू मुसलमान के बीच की खाई वह तो बिल्कुल नहीं कम हुई, बल्कि यदि विद्रोह सफल होता तो धर्म के नाम पर उभाड़े निरक्षर सिपाही अल्लाह और भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए अपने को और भी ज्यादा कट्टर धार्मिक साबित करने की कोशिश करते। इसके अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ख्याल उनके दिलों में काम कर रहा था तो वह था गांव नगरों को लूटना। सैनिक क्या करते हैं, किस तरीके से मणिपुर हिंसा हुई है, उसमें क्या हुआ है, कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, ऐसे समय में मेरी एक स्वरचित 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वह ये कि औरतों के जिस्म जिस्म कहाँ होते हैं, वह तो जंग जीतने के मैदान होते हैं। सबसे बुरी मार जो है वो औरतों और बच्चियों पर ही पड़ती है इन सब चीजों की, ऐसा विद्रोह हो, आंदोलन हो या कुछ भी हो। यद्यपि इस दोष के भागी सिपाहियों की थोड़ी संख्या थी और शायद कम ही जगहों पर उन्होंने इसे किया भी, किंतु हल्ला इतना हो गया था कि ग्रामीण जनता के ऊपर उनका डाकुओं जैसा आतंक छाया हुआ था। पहले इन बातों को जानकर मंगल सिंह को निराशा हुई। वह चेत सिंह के सिंहासन को पाने के लिए नहीं लड़ने आया था, वह आया था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव के शासन को स्थापित करने, जिसमें जात पात हिंदू मुसलमान का भेद भी वैसा ही अवांछनीय था जैसा कि अंग्रेज पूंजीपतियों का शासन। तो इन सब चीजों के बारे में क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर 1920 के दशक से ही इन सारी बातों को कह रहे थे और जाति का विनाश में तो उन्होंने इन सब बातों को लिखा भी है। वह कूप मंडूकता की रक्षा के लिए नहीं आया था, बल्कि आया था भारत की सदियों की दीवारों को तोड़कर उसे विश्व का अभिन्न अंग बनाने। वह आया था अंग्रेज पूंजीपतियों के शोषण और शासन को उठा भारत की जनता को स्वतंत्र हो दुनिया के दूसरे देशों की जनता के साथ भ्रातृभाव स्थापित करने, एक बेहतर दुनिया के निर्माण में नियुक्त कराने। वह कारतूस की चर्बी के झूठे प्रचार, कोट अनकोट झूठे प्रचार को कभी पसंद नहीं कर सकता था और न यही कि इसके द्वारा भारत में मजहब की जड़ों को फिर मजबूत किया जाए। नाना और दूसरे विद्रोही नेता स्वयं बढ़िया से बढ़िया विलायती शराबें उड़ाते थे और मौका मिलने पर मद्य और शूकर मांस का भक्षण करके आई गौ राग सुंदरियों के जूठे ओठों को चूमने के लिए तैयार थे, किंतु उस वक्त वे धर्म रक्षा के लिए सिपाहियों का नेतृत्व करना चाहते थे। तो पेशवाई के राज खोल रहे हैं यहाँ पर कि पेशवा का राज किस तरह का था। कमर में झाड़ू, गले में हंडिया, और उसके अलावा ये खुद कितने अय्याश थे पेशवा, जितने भी थे पेशवा राजा। इन्होंने 1857 के क्रांति की अगुवाई नहीं करी, वो इन्होंने बहादुर शाह जफर से करवाई। इसका आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये लोग दोगले चरित्र वाले लोग रहे हैं और डरपोक भी रहे हैं। कभी भी इस तरह के आंदोलन की अगुवाई इन्होंने नहीं की है, हमेशा दूसरे का चेहरा सामने रखकर पीछे से तलवार चलाई है। जनवरी का महीना था, किंतु इन सब दोषों के साथ जब एक बात पर मंगल सिंह ने ख्याल किया तो उसे अपने कर्तव्य के निश्चय में देर न लगी। भारत अंग्रेज पूंजीपति शासकों तथा हिंदुस्तानी सामंतों की दोहरी गुलामी में पिस रहा था, जिसमें सबसे मजबूत और सबसे चतुर है अंग्रेजों का शासन। उसके हट जाने से सिर्फ स्वदेशी सामंतों से भुगतना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता के लिए अधिक आसान होगा। यदि आसान होता तो हजारों साल जो है जनता पिसती क्यों और अस्पृश्यता क्यों यहाँ पर आती, जो आज भी बदस्तूर चल रही है अस्पृश्यता। जनवरी का महीना था और रात को काफी सर्दी पड़ रही थी, यद्यपि वे लंदन के मुकाबले कुछ भी न थी। बिठूर के चारों ओर सुनसान था, किंतु पेशवा के महल में दरबान अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। उन्होंने अपने स्वामी के एक विश्वसनीय आदमी के साथ किसी अजनबी को महल में घुसते हुए देखा, किंतु वह आजकल ऐसे अजनबियों को हर रात महल के भीतर घुसते देखा करते थे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे और अगले एपिसोड में जानेंगे कि महल में घुसने वाला ये व्यक्ति कौन था और इसके क्या उद्देश्य से ये महल के अंदर गया। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा अगले एपिसोड के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। पूछे गए सवालों और डिस्कशन में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।